हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले पार्ट में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। If 5 cos theta is equals to 7 sin theta, then find the value of 7 sin theta plus 5 cos theta divided by 5 sin theta plus 7 cos theta. अब 5 cos theta is equals to 7 sin theta बेटा हमें दिया हुआ है। अगर हम cos theta को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 equals 7 sin theta over cos थीटा। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/7 इक्वल्स टेंजेंट थीटा। ये आ गई हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है इस गिवन एक्सप्रेशन की, जो है 7 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमारा टेन थीटा बन जाए। साइन थीटा ऑलरेडी है, उसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, टेंजेंट थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, जो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और एक ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों टेंजेंट थीटा बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स टेंजेंट थीटा प्लस 5 अपॉन 5 टाइम्स टेंजेंट थीटा प्लस 7। अब हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो है हमारी 5/7। तो 7 टाइम्स 5/7 प्लस 5 टाइम्स 5/7 प्लस 7। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ना हम 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं करना बेटा। कैंसिल क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं लेंगे, हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी वैसे। तो 7 टाइम्स 5 इज 35, एलसीएम ले लो 7। तो ये 7 टाइम्स 5 35 हो गया। डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 5 25 हो गया। एलसीएम ले लो 7, 7 टाइम्स 7 49 हो गया। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 35 प्लस 35 आपके पास 70 आ जाएगा, एंड 25 प्लस 49 आपके पास 74 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 35/37। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आई होप आप सबका भी यही आंसर आया होगा। अगर कोई मिस्टेक कहीं हुई है कैलकुलेशन में तो उसको करेक्ट कर लेना बेटा। चलो, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे आज की क्लास में, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। इन स्पेसिफिक एंगल्स पे हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, उसको एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम 45 डिग्री देखेंगे। तो सपोज करो कि इस ट्रायंगल में ये एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है। अगर एंगल सी बेटा 45 डिग्री है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, आपको ये तो पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, एंगल ए विल बी 180 माइनस 90 माइनस 45। 180 में से 90 गए बेटा, 90 बच गए, 90 में से 45 गया, 45। तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू भी 45 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये भी 45 डिग्रीज है। अब याद करो, आपने 9th क्लास में किया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी 45 डिग्रीज। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये लेट किसी ए यूनिट्स के इक्वल है ये साइड्स। तो हमारी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर जो होगा बेटा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2a। ठीक है, तो बी सी ए है, ए बी ए है, और ए सी की वैल्यू है √2a। अब हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ 45 डिग्रीज
साइन ऑफ 45 डिग्रीज, अब कोई भी एंगल ले सकते हो, मैं एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रही हूँ अभी यहाँ पे, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग भी देखोगे तो भी गलत नहीं होगा। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा जो ए बी है मेरा परपेंडिकुलर है और जो ए सी है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से ए ओवर रूट टू ए विच इज 1 ओवर रूट टू आ जाएगा। उसके बाद में cos ऑफ 45 डिग्रीज देख लेते हैं, cos ऑफ 45 डिग्रीज हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल्स टू अगेन ए रूट टू ए 1 ओवर रूट टू। और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री साइन 45 डिवाइड बाय cos 45, दोनों की वैल्यू सेम है तो इसीलिए 1 आ जाएगी। लेकिन चलो हम ट्रायंगल से भी देख लेते हैं, ट्रायंगल से ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए, तो वैल्यू 1 आ गई। अब टेंजेंट 45 1 है तो कॉट 45 डिग्रीज की वैल्यू भी बेटा 1 होगी। यहाँ से सीकेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू रूट टू आ जाएगी। कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री होता है 1 ओवर साइन ऑफ 45 डिग्रीज, तो इसकी वैल्यू भी रूट टू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए फॉर 45 डिग्रीज। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है कि 45 डिग्रीज पे जो साइन और कॉस होते हैं देखो वो इक्वल होते हैं, 1 ओवर रूट टू 1 ओवर रूट टू। टेंजेंट ऑफ 45 1 होता है और फिर कोटेंजेंट ऑफ 45 भी 1 होता है, सीकेंट ऑफ 45 और कोसीकेंट ऑफ 45 रूट टू होते हैं। तो ये वैल्यूज हमें ऐसे याद रखनी है, ठीक है। चलो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री समझ आ गए होंगे कि कैसे हमें ये साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू मिली है। तो एनसीईआरटी में आपने वो टेबल देखी होगी जहाँ पे सारे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज अलग अलग लिखी हुई हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि वो जो साइन 45 डिग्रीज के नीचे उन्होंने 1 बाय रूट टू लिखा है वो क्यों लिखा है, वो इस रीजन से लिखा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। अब बेटा ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए, ये 0 डिग्री कब होगा, जब ये AC जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये AC पूरा AB के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि AC धीरे 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 कम होता होता बिल्कुल AB के ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो AC है वो इक्वल्स टू AB ही हो गया और BC हमारा 0 हो गया, BC बचा ही नहीं है। जो हमारा परपेंडिकुलर था विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए वो बचा ही नहीं है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज था और जो बेस था वो बिल्कुल ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हमारा एंगल ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाता है, साइन ऑफ 0 डिग्री होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में BC है, हाइपोटेन्यूज इस केस में AC है, क्योंकि एंगल A जो है वो 0 हुआ है हमारा, तो इसीलिए BC 0 है बेटा, 0 अपॉन AC तो 0 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0 होता है। नेक्स्ट कॉस ऑफ 0 डिग्रीज क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AB और AC, AB और AC दोनों इक्वल है बेटा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो वो 0 अपॉन 1 बनेगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो वो बनेगा BC अपॉन AB विच इज 0 ओवर AB, तो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो साइन 0 आ गया, कॉस 0 आ गया, टेंजेंट 0 आ गया। साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोसिकेंट 0 डिग्रीज। अब कोसिकेंट 0 हो जाएगा 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। 1 ओवर 0 डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए एनीथिंग अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए कोसिकेंट ऑफ 0 डिग्रीज की वैल्यू डिफाइंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। cos ऑफ 0 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाता है सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज विच विल बी 1 ओवर 1, तो 1 वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज विच इज अगेन 1 ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। तो यहां से हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0 है, cos ऑफ 0 डिग्रीज 1 है, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज 0 है, कोसिकेंट ऑफ 0 डिग्रीज एंड कॉट ऑफ 0 डिग्रीज आर नॉट डिफाइंड एंड सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज जो है वो हमारा 1 हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्रीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्रीज में क्या होगा, अब ये जो हमारा एंगल ए था, ये एंगल ए, अब ये AC धीरे धीरे इस साइड मूव कर रहा है ताकि AC और BC पूरा ओवरलैप कर जाए। जब ये पूरा ऐसे स्ट्रेट खड़ा होगा तभी तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा A, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऐसे इस साइड जाता जा रहा है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि AC जो है वो BC की तरफ जा रहा है और BC को ओवरलैप कर लिया उसने पूरा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि AC और BC पूरे इक्वल हो गए हैं और हमारा जो बेस था AB वो 0 हो चुका है, वो बचा ही नहीं है, बेस बचा ही नहीं है।
ठीक है, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो गया अब इस केस में हमारा। तो अब हम साइन ऑफ 90 डिग्रीज निकालेंगे बेटा। साइन ऑफ 90 डिग्रीज क्या होगा, परपेंडिकुलर विच वाज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो एसी है, तो दोनों इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगी वैल्यू। कॉस ऑफ 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बेस ए बी बेटा अब 0 हो चुका है, तो 0 ओवर ए सी हमारा 0 ही रहेगा। एंड टेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज साइन ओवर कॉस होता है, तो 1 ओवर 0 हो जाएगा। और अगर इस केस में हम देखें तो हमारा जो परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए बी, बी सी की वैल्यू तो है हमारे पास, जो भी हो कुछ भी हो सकती है, बट ए बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अब साइन 90 डिग्री का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है बेटा, कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्रीज, तो वो भी 1 ओवर 1 हो जाएगा। सीकेंट ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का रेसिप्रोकल विच इज AC अपॉन 0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड टेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज, कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, 0 ओवर BC, तो विच इज 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई कि साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है, कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री भी 1 होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, कॉट ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, लेकिन सीकेंट ऑफ 90 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री दोनों ही डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। सपोज करो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं जिसकी हर साइड ए है, ए यूनिट्स है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये भी पता होगा कि हर एंगल 60 डिग्रीज होता है। अगर नहीं पता है तो वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो अगर एंगल्स को हम x ले लें तो ये 3x हो जाएगा, सम इक्वल्स 180, तो यहाँ से x की वैल्यू 60 डिग्रीज आ जाती है। तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्रीज का होता है। अब ये एंगल भी 60 डिग्रीज का होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन BC। अब परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो वो इस एंगल को भी बेटा बाइसेक्ट करता है, 30 डिग्री बना देता है, और आपकी इस साइड को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये a/2 हो जाएगी। अब अगर हम ले लें ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो इसमें देखो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, दोनों 60 डिग्रीज हैं। दूसरा एंगल BDA जो है वो एंगल CDA के इक्वल है, दोनों 90 डिग्रीज है, और AD साइड जो है वो हमारी कॉमन साइड है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायंगल ABD जो है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ गई, पहली कि BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगी, तो वो ऑब्वियसली a/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा BC A है तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एंड जो सेकंड चीज हमारे पास आएगी वो आएगी कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, तो वो भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्रीज था। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ से ये इसका प्रूफ है कि क्यों हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो वो क्यों सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हम रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें AD साइड चाहिए। तो क्या हो जाएगा, AD बेटा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक तरह से एक साइड है विद रिस्पेक्ट टू एंगल B, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा बेटा हमारे पास A स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर बाय 4। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2A। तो ये AD हमारे पास आ गया √3/2A यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं ट्रायंगल की, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना इजी है हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर साइन ऑफ 60 डिग्रीज को देखें, अब साइन ऑफ 60 डिग्रीज के लिए जो एंगल B है वो हमारा एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, और हमारा हाइपोटेन्यूज है AB। तो यहाँ से AD की वैल्यू है बेटा √3/2A और AB की वैल्यू है A, तो वैल्यू आ गई √3/2, A से A कैंसिल हो गया। cos 60 डिग्रीज के लिए हमारा BD जो है वो बेस है और AB जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो BD बेस इज इक्वल्स टू A/2
एंड ए बी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ए, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज के लिए चाहे साइन बाय कॉस कर लो या यहीं से निकाल लो, वो हो जाएगा AD अपॉन BD। AD की वैल्यू है बेटा √3/2a और BD की वैल्यू है बेटा a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, √3 बच गया। तो यहाँ से साइन 60, कॉस 60 और टेंजेंट 60 की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब बेटा इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं। कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, 2/√3। सीकेंट ऑफ 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, 2/1 विच इज 2। एंड कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज हो जाएगा 1/√3। तो ऐसे करके हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम 30 डिग्रीज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बेटा। तो 30 डिग्रीज के लिए अब जो हमारा एंगल है वो एंगल ए है इस केस में। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे, तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज, तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर BD है और हाइपोटेन्यूज AB है, तो ये a/2/a आ जाएगा विच इज 1/2। फिर cos ऑफ 30 डिग्रीज, cos ऑफ 30 डिग्रीज के लिए जो हमारा बेस है वो AD है और AB हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो AB आ जाएगा √3/2a अपॉन a which is √3/2। एंड टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज आ जाएगा बेटा हमारे पास a/2 अपॉन √3/2a। क्यों, क्योंकि ये बनेगा BD अपॉन AD। BD इस केस में परपेंडिकुलर है, AD बेस है, तो यहाँ से आ गया a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अगर इस टाइप की डिवीजन में प्रॉब्लम आती है बेटा, तो मैंने बोला है पिछली क्लासेस में भी कि a/2 सीधे सब शब्दों में लिख लिया करो इसको, a/2 को डिवाइड कर रहे हैं √3/2a से, तो अब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो a/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3a से, a डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √3a से, तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर डायरेक्टली सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स बेटा। तो कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा 2, सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा 2/√3 एंड कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा √3। अब हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है बेटा, तो अब हम एक बार इन सारी वैल्यूज की समरी देख लेते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। अब बाय चांस कभी कभी क्या होगा कि अब ये जो डेरिवेशन है ये बेटा पेपर में तो करने बैठोगे नहीं, अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री निकालना है तो इसके लिए एक क्या शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट ये होता है बेटा कि आप ऐसे लिख सकते हो, साइन की वैल्यूज निकालनी है, सपोज करो एंगल्स लिख लिए, पहले काउंटिंग लिख लो 0 1 2 3 4। अब हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और अब स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 तो बेटा 0 ही रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा 1/2। ये 2 से 4 कट के 1/2, तो ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया और ये 4/4 1 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। कॉस के लिए क्या करो, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 एंड अब डिवाइड कर दो, फिर स्क्वायर रूट कर दो। तो साइन थीटा के लिए हम काउंटिंग 0 से 4 करेंगे और कॉस थीटा के लिए हम 4 to 0 करेंगे। अब डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या है बेटा, कुछ नहीं है, साइन और कॉस को डिवाइड करने से ही आ जाएंगी। तो पहले हम इस टेबल को थोड़ा क्लीनली लिख लेते हैं। चलिए, तो अब बेटा टेंजेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3 एंड ये नॉट डिफाइंड होता है। कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 2/√3, यहाँ से √2 एंड 2 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। कॉट का क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोटेंजेंट होता है कॉस ओवर साइन, तो विच इज 0। ठीक है, चलिए, तो ये सारी वैल्यूज आ गई बेटा। इस टेबल को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ कुछ इसको ऐसे याद रख सकते हो कि साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल होता है,
ठीक है, तो इसीलिए 1/√2 1/√2 होता है। सिमिलरली सीकेंट और कोसीकेंट भी इक्वल होते हैं 45 डिग्रीज पे, और जो टेंजेंट होता है वो 0, 1/√3 1 और फिर √3। तो 1/√3 1 और √3, इसको मेंटल इमेज बना के इसको रिमेंबर करने की कोशिश करो, तो याद हो जाता है धीरे धीरे। और बार बार प्रैक्टिस करोगे, इस टेबल को खुद से बनाओगे, सामने चिपका लोगे दीवार पे, तो धीरे धीरे वैसे भी याद हो जाएगी टाइम के साथ। इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस या उसकी इक्वल रहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब ये याद रखो कि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है या उसके इक्वल हो जाता है अगर हम ओवरलैप करा दें तो। लेकिन जनरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज से छोटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 से छोटा हो गया, और ये हमारा साइन थीटा है। तो साइन थीटा लेस देन 1 होता है 0 से सारी वैल्यूज तक। बस एक 90 डिग्री के लिए जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री पे जो आपका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो जाते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक और नोटिस करो इस टेबल से कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, जैसे 0 से 90 डिग्री तक जा रहे हो वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है 0 से 1 तक। तो साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 as theta increases from 0 to 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे साइन थीटा से रिलेटेड। अब हम तीसरा पॉइंट है कॉस थीटा से रिलेटेड, कि कॉस थीटा भी बेटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा भी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। तो इसीलिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लेस देन 1 हो गया, तो कॉस थीटा लेस देन 1 होता है। बस 0 डिग्री के केस में जब बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू को देखो तो ये डिक्रीज करती है बेटा। तो cos theta decreases from 0 to 1, sorry, cos theta decreases from 1 to 0 as theta increases from 0 to 90 डिग्रीज, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट क्या है कि टेंजेंट थीटा कोई फिक्स नहीं है बेटा। टेंजेंट थीटा लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। So tangent theta can be less than 1 and it can be greater than 1. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। तो इसीलिए टेंजेंट थीटा 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। ये पॉइंट्स बेटा याद रखना, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाता है या असर्शन रीजनिंग में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर्स दी हुई है, एंगल ए सी बी हमें 30 डिग्रीज दिया हुआ है, एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। अब हमें बी सी और ए सी की साइड्स निकालनी है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, जो हमारा बी सी है वो बेस है और ए बी है परपेंडिकुलर है। तो हम अगर टेंजेंट ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी लिखें तो वो किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन बी सी के। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है बेटा? 30 डिग्रीज। तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज किसके इक्वल होगा? 5 ओवर बी सी के। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है 1 ओवर √3 होती है। तो 1 ओवर √3 इक्वल्स 5 ओवर बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 5 √3 सेंटीमीटर्स। तो बी सी आ गया हमारे पास
5√3 सेंटीमीटर्स। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी को बेटा चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, कोशिश करो जितना यूज कर सकते हो, और इजी भी पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अब एसी निकालने के लिए क्या करो, साइन थीटा का यूज कर लो। तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ 30 डिग्रीज बेटा 1/2 होता है। तो 1/2 ए बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5, और AC, तो AC इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 विच इज 10 सेंटीमीटर्स। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। सो हम एंड में अपना आंसर लिख देंगे, हेंस BC इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर्स एंड AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है, इजी था, बस वैल्यूज पुट करनी है बेटा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर्स दी हुई है, PR की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर्स दी हुई है। हमें निकालना है एंगल QPR। एंगल QPR क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो बेटा, अगर मैं कॉस ऑफ एंगल QPR ले लूं, तो कॉस ऑफ एंगल QPR, एंगल P लिया है मैंने अभी, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, PQ अपॉन PR, बिकॉज PQ विल बी बेस एंड PR विल बी हाइपोटेन्यूज। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/6 विच इज 1/2। अब हमें पता है कि 1/2 तो cos 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है, तो cos ऑफ QPR इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्रीज आ गया। तो यहाँ से एंगल QPR की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्रीज। तो अगर एंगल QPR बेटा 60 डिग्रीज है, तो एंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्रीज हो जाएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। QPR की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्रीज है, PQR की 90 डिग्रीज है, और PRQ की हमें निकालनी है 180 डिग्रीज के इक्वल है। यहाँ से एंगल PRQ की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। तो ये आ गया 90 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो हेंस हमने दोनों एंगल्स निकालिए। QPR की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 60 डिग्रीज, और PRQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए इन एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ एंड कॉस ऑफ A प्लस बी भी हाफ है, ठीक। अब जो एंगल A प्लस बी है वो हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। और जो एंगल A है वो ग्रेटर है एंगल B से, हमें A और B एंगल्स निकालने हैं हमारे पास। अब सबसे पहली इक्वेशन देखो, साइन ऑफ A माइनस बी इक्वल्स 1/2 दिया हुआ है। अब साइन ऑफ A माइनस बी अगर 1/2 दिया हुआ है, साइन कौन सा होता है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन ऑफ 30 डिग्रीज जो होता है वो 1/2 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि साइन ऑफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि A माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्रीज है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी हुई थी वो क्या थी, cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos कब 1/2 होता है बेटा, cos ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्रीज। तो A प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्रीज, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर देंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गया है हमें, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, अब A प्लस बी इक्वल 60 डिग्रीज है, A माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्रीज है, दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये 2A, B से B कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 45 डिग्रीज। अब A की वैल्यू 45 डिग्रीज आ गई है, हम B की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो A प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्रीज था, तो B की वैल्यू क्या है, 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। सो हेंस A is equals to 45 degrees and B is equals to
15 डिग्रीज, और सही भी आया है क्योंकि ए और बी जो है बेटा हमारे पास वो क्या है, इसमें दिया हुआ था कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए और ए बी से बड़ा ही आया है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला है हमेशा कि चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 2025 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो इसमें क्या है बेटा कि साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब कब होता है साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2? हमें पता है कि साइन ऑफ एंगल 60 डिग्रीज जो है वो √3/2 होता है। यहाँ पे हमें साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल्स √3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बन गया, साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्रीज, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्रीज ओवर 4 विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। अब थीटा की वैल्यू 15 डिग्रीज आई है, लेकिन हम जाके सीधा 15 डिग्रीज को मार्क ना करें, क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछा है, थीटा ओवर 3 पूछा है, इसीलिए 15 डिग्रीज उन्होंने ऑप्शन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। हमें थीटा ओवर 3 की वैल्यू निकालनी है, थीटा ओवर 3 हो जाएगा 15 डिग्रीज ओवर 3 विच इज इक्वल्स टू 5 डिग्रीज, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सीबीएसई 2025 में 2 क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। तो इफ 4k is equals to tangent square of 60 degrees minus 2 cosecant square of 30 degrees minus 2 tangent square of 30 degrees, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक एक करके पहले इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं बेटा। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज क्या होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज होता है हमारे पास √3। कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्रीज क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्रीज होता है बेटा 1 ओवर साइन ऑफ 30 डिग्रीज विच इज 2, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हमें टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज की, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज होता है 1 ओवर √3। अब सारी वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4k की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज √3 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स कोसिकेंट 30 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। अब 4k की वैल्यू √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 ओवर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4k इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 करोगे बेटा माइनस का 5 माइनस का 2 ओवर 3, एलसीएम ले लो, माइनस का 15 माइनस का 2 ओवर 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 17 ओवर 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 17 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 17 ओवर 12 आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस अगर ये वैल्यूज हमें याद हैं तो इनकी बस वैल्यूज को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो बेटा पढ़ते रहिए, और एनसीईआरटी की आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी, इस सेशन को देखने के बाद सेकंड एक्सरसाइज कर लेना, और थर्ड सेशन को देखने के बाद थर्ड एक्सरसाइज, उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, थैंक यू।